This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Yeah. Please, हाँ, mute भी कर दीजिए बाकी सब. Yeah. Structured and unstructured decision. Navneet, Kiran, can you go on mute? There's a lot of noise from your side. Yeah, it is better. Structured decision and unstructured decisions. Decision related to routine, situation or problem or pre-planned. देखिए structure means कि उसका कुछ structure बना हुआ है, यानी कोई अगर pre-planned decision है तो उसको कहेंगे हम structured decisions. On the other hand, decision related to problems arising accidentally or unplanned decision belong to the categories of unstructured decision. कभी कभी क्या होता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हमने कभी पहले फेस ही नहीं किया, तो वहां पे हम डिसीजन किस तरह से लेंगे, तो उस सिचुएशन को ही कैटेगराइज एज द अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन. और ऐसा डिसीजन जो पहले से ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है कि यहाँ पे भी इस तरह किसी डिसीजन लेना है कि आज जैसा आज का सिनेरियो हुआ कि लॉकडाउन हो गया, तो फिर ये सोचा कि भाई काउंसलिंग कैसे चले कराई जाए, तो ये क्या हुआ, अनस्ट्रक्चर्ड हुआ. पहले से प्लान नहीं था कि इस तरह से भी काउंसलिंग हो, इग्नू कराएगा कि ऑनलाइन काउंसलिंग कराएगा. ऑनलाइन प्रोग्रामिंग तो बहुत पहले चल रही है कि ऑनलाइन प्रोग्राम इग्नू लाए, पर ऑनलाइन काउंसलिंग का कभी कुछ नहीं था, तो ये अनस्ट्रक्चर में चला गया. दूसरा क्या था कि हम लोग क्लासरूम टीचिंग करें, तो वो हमारा क्या है, स्ट्रक्चर्ड डिसीजन है. ठीक है, तो वो डिसीजन जहां पे जो पहले कभी हुआ ही नहीं, उस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं हुई, उस टाइम पे जो डिसीजन लेते हैं उस कैटेगराइज एज द अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन. और अगर पहले से सिचुएशन उस तरह की आ चुकी है और तब हमें डिसीजन लेना होता है, देन वी कैटेगराइज एज द स्ट्रक्चर्ड डिसीजन. Okay, for example, the decision of an organization. Yeah. For instance, the decision of an organization for reducing the cost of a product fall under the categories of structured decision because these can be planned in advance. कि मान लीजिए प्रॉब्लम आ गई है कि भाई सॉरी रिड्यूस करना है कॉस्ट को, तो वहां पे जो डिसीजन होगा दिस इज कैटेगराइज एज द प्लान डिसीजन. स्ट्रक्चर्ड डिसीजन आर रिपीटेड इन नेचर, कि वो बार बार आते हैं, हमें पहले से ही पता होता है कि इस सिचुएशन में हमें किस तरह डिसीजन लेता है, एंड इन्वॉल्व डेफिनेट प्रोसीजर फॉर हैंडलिंग प्रॉब्लम्स. मैनेजर्स मेक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन फॉर रूटीन टास्क ऑल द टाइम. फॉर एग्जांपल, दे रूटीनली गिव एडिशनल फैसिलिटीज benefits on the purchase of product to promote sales. As manager of fast food outlets may incentives सेल्स फॉर बाय ऑफरिंग ए फ्री ड्रिंक्स ऑफ हिज और. तो यानी इस तरह के डिसीजन बार बार होते रहते हैं, पावर लेते हैं, तो इन डिसीजन को हम कहेंगे स्ट्रक्चर्ड डिसीजन. अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है, समटाइम्स ऑर्गेनाइज फेस प्रॉब्लम्स दैट हैव नॉट अराइजन बिफोर. कभी उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं फेस करी है, एंड हेंस देयर आर नो एग्जिस्ट प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग दैम, और ना ही कोई उनके लिए कोई प्रोसीजर है. तो डिसीजन टेकन टू सॉल्व सच अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड द अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन. कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स का ये पूछ लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन. ठीक है, तो आप उसके लिए एक एक डेफिनेशन दे दीजिए और एक कोई एग्जांपल कोट कर दीजिएगा. ओके, चलिए अब आते हैं मेन. देखिए इस पूरे ब्लॉक में, या मैं कहूं कि फर्स्ट 2 यूनिट्स तो हमारी इसके बेस है डिसीजन थ्योरी, एंड सेकंड 2 यूनिट, लास्ट 2 यूनिट आर बेस्ड ऑन द गेम थ्योरी. दो शुरू का एक कंसेप्ट है जो ये अब आने वाला है, कंपोनेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग. अगर आपने ये समझ में आ गया आपको, तो ये 2 यूनिट बिल्कुल बहुत इजी है. ऐसे गेम थ्योरी में भी 2 पॉइंट्स है, अगर आपने वो समझ लिए तो वो भी बहुत इजी है. ठीक है, ये मैंने पहले बताया कि ब्लॉक बहुत इजी है, आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन श्योरली. चलिए, तो क्या है डिसीजन थ्योरी, क्योंकि जब भी हम कोई अलग चीज पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ा, इन्फ्रेंस पढ़ा, तो सब में अपनी टर्मिनोलॉजी होती है. तो यहाँ पे भी क्या है, डिसीजन थ्योरी की कुछ टर्मिनोलॉजी है या कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बार बार रिपीट होंगे. तो वो क्या है, क्या क्या किस तरह से उनको डिजाइन करेंगे या किस किस तरह से उनको हम यूज करेंगे. तो पहला है कोर्स ऑफ एक्शन, अल्टरनेटिव्स, शॉर्ट में बोल रहे हैं अल्टरनेटिव्स, द स्टेट ऑफ नेचर, दिस इज इवेंट, पे ऑफ वैल्यूज एंड पे ऑफ मैट्रिक्स.
ठीक है, तो हम 1 बाय 1 लेते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन, देखिए जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, अगर हमारे पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है तो फिर तो वही डिसीजन लेना पड़ेगा। पर अगर बाय द वे हमारे पास मोर देन वन ऑप्शन है, तो वी हैव टू चूज out of these we have to choose one out of these in such a way that we that optimize our benefits और minimize our loss। जैसे मान लीजिए जनरली ये क्या है, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स है, तो इंडस्ट्री में हम किस तरह से डिसीजन लेंगे इस बात पे फोकस किया हुआ है। तो हम तो क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, द चलो डेफिनेशन में आते हैं। यस, all possible options available in a given situation of decision making are called course of action। तो कुछ बुक्स में ये यहाँ पे थोड़ा कंट्राडिक्ट है, कोर्स ऑफ एक्शन में और स्टेट ऑफ नेचर में, पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ये बिल्कुल सही डेफिनेशन है जो राजेश सर ने लिखा है। ऑल पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल इन ए गिवन सिचुएशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, के हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को कहेंगे कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, अल्टरनेटिव्स, इसलिए नाम रखा अल्टरनेटिव्स, क्या क्या हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, हमें क्लास ऑनलाइन लेना है कि नहीं लेना, तो दो ऑप्शन हमारे पास है कि हम लेना है कि नहीं लेना है। तो दीज आर द, ये क्या है, ये हमारा जो डिसीजन ले रहा है वो उसके अंडर कंट्रोल है, तो विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिसीजन मेकर्स एंड आर नोन एज द कोर्स ऑफ एक्शन और अल्टरनेटिव। ओके, समझ आ गया कि वो ऑप्शन जो हमारे पास, जब हम डिसीजन ले रहे हैं, वो ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल होंगे उन्हें कहेंगे हम कोर्स ऑफ एक्शंस और अल्टरनेटिव्स। तो अल्टरनेटिव्स तो आगे कहीं यूज नहीं किया है, बस केवल कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन क्योंकि एक्शन वर्ड आ रहा है तो हम इसे इंडिकेट करेंगे, डिनोट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स A1 A2। सपोज करिए कि हमारी कोई प्रॉब्लम है, सिचुएशन है जहाँ पे केवल 2 ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो एक को हम कर सकते हैं A1 और A2, एंड इन सब का अगर हम सेट बना दें तो दिस सेट इज कॉल्ड द हमारा एक्शन स्पेस। एक्शन स्पेस इज डिनोटेड बाय A, तो A इज कैन बी रिटन एज सेट A1 8। इन जनरल अगर हमारे पास n कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल है तो A get the action space can be written as A1 A2 and AM। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक पिक्चर दिया है, तो ये वे है जाने के लिए, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं, 1, ऐसे आ सकते हैं, सीधे जा सकते हैं और ऐसे आ सकते हैं, तो दे आर 3 कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, जो भी हमारे पास एक्शन अवेलेबल होंगे दीज आर कॉल्ड द कोर्स ऑफ एक्शन। चलिए एक एग्जांपल से लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है। सपोज ए फ्रूट सेलर buys apple at the rate of 50 rupee per kg and sells them at the rate of 60 rupee per kg। Assume that an apple not sold during the day is treated as rotten and thrown away। The daily sales of apple in the past have never been less than 48 kg। It has also not been more than 50 kg। State the course of action in this situation and determine the action space। तो हमें देखना है कि भाई जब वो सेलर, उसको फ्रूट खरीदना है सेल के लिए, तो उसको कितना क्या क्या उसके पास पॉसिबिलिटी है, कितना उसको लेना चाहिए। तो ये कह रहा है पास्ट एक्सपीरियंस से द डेली सेल्स ऑफ एप्पल इन द पास्ट हैज नेवर बीन लेस देन 48। तो वो 48 से कम तो नहीं लेगा क्योंकि उसकी कभी भी सेल 48 केजी से कम नहीं हुई है, तो 48 से तो वो कभी कम नहीं लेगा। आगे कह रहा है इट हैज आल्सो नॉट बीन मोर देन 50 केजी, और उसकी सेल कभी भी 50 केजी से एक्स्ट्रा नहीं हुई है। तो क्या क्या अपॉर्चुनिटी उसके पास है, तो ही और सी कैन परचेज 48 केजी। यहाँ पे वो नहीं है कि भाई वो हाफ केजी ले लेगा या 1/4 केजी ले लेगा, वो ऑप्शन नहीं है कि पूरा फुल केजी में ही लेगा। तो क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, 48 केजी ले सकता है, उसके बाद 49 केजी ले सकता है, और क्योंकि कभी 50 से ज्यादा नहीं हुआ तो 50 केजी ले सकता है। तो इसका तो ही हैज 3 अल्टरनेटिव्स, 48, 49 एंड 50। सो दे आर 3 कोर्स ऑफ एक्शंस। A1 is 48, A2 is A1 is 48, क्योंकि 48 से कभी कम तो हुआ ही नहीं है तो इससे नीचे तो जाएगा ही नहीं वो, एंड A2 is 49 एंड, तो यानी जितने भी अल्टरनेट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे
we said that they are the course of action in decision theory. So there are three course of action. अगर बात A1 is 48 kg, A2 is 49 kg and A3 is 50 kg. अब इनका पूछ रहा है कि बताना है आपको एक्शन स्पेस. एक्शन स्पेस क्या होगा, इन सबको हम ग्रुपिंग कर देते हैं, एक सेट बना देते हैं इनका. तो सेट बनाएंगे तो हो जाएगा A कैन बी रिटन एज, सेट को हम इस वाले ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं A1, या तो आप A1 के टर्म्स में भी दे सकते हैं या 48, 49, 15 की टर्म्स में भी दे सकते हैं. बल्कि बेटर तो होगा कि 48 और 49 और 50 की हम उसमें दें. ओके, तो दिस इज द कोर्स ऑफ एक्शन. चलिए नेक्स्ट लेते हैं डेफिनेशन. पहले हम इसके डेफिनेशन, जो तीनों डेफिनेशन है, पे कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ नेचर, और उसके बाद पे ऑफ वैल्यू या पे ऑफ मैट्रिक्स पे करेंगे. उसके बाद फिर हम क्वेश्चन लेंगे कंप्लीट. सर एक डाउट है. जी बताइए. सर इसके अंदर जैसे आपने बोला 48, 49, 50, तो ये डिस्क्रीट हो गया, मतलब कोई हो सकता है 48.50 पे बिक रहा हो, तो कॉन्टिन्यूअस में नहीं देंगे? नहीं, जनरली नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं होते, डिस्क्रीट ही होते हैं डिसीजन थ्योरी. यस, तो चलते हैं. तो ये सॉल्यूशन हो गया. स्टेट ऑफ नेचर. देखिए इवेंट्स आ गया. इवेंट्स अगर वर्ड आपने सुना था, कहाँ पे सुना था आपने इवेंट्स, कोई बताएगा? प्रोबेबिलिटी में सर. हाँ यस, प्रोबेबिलिटी. और प्रोबेबिलिटी में क्या चीज थी? यस, वहां पे सर्टेन नहीं था. मतलब इवेंट्स का मतलब था कि अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द इवेंट. तो उसके जो रिजल्ट थे, उसके आउटकम्स थे, तो वो कोई फिक्स नहीं थे. ठीक है, वो कभी मान लीजिए हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो कभी तो वो मान लीजिए 5 पे आ रहा है, कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है. तो यहाँ भी क्या है, स्टेट ऑफ नेचर. जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो तो अंडर कंट्रोल है किसके, जो डिसीजन ले रहा है. पर स्टेट ऑफ नेचर क्या है, वो फ्यूचर इवेंट है. कि मान लीजिए मैंने 48 kg एप्पल ले लिया, पर मेरी डिमांड कितनी बनी, तो वो क्या है, वो सर्टेन नहीं है. डिमांड क्या है, रैंडम है. तो वो कहलाएगी हमारी स्टेट ऑफ नेचर. जो डिमांड फ्यूचर में बनेगी उसको कहेंगे हम स्टेट ऑफ नेचर. चलिए देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. तो यू हैव लर्नड या स्टेट ऑफ, बट ए सिचुएशन में हैव एन आउटकम व्हिच मे नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिसीजन. कि भाई डिमांड कितनी बनेगी वो तो डिसीजन मेकर के अंडर में नहीं है. तो द स्टेट ऑफ नेचर आर रिलेटेड टू द फ्यूचर आउटकम. फ्यूचर में हमने अब कोई डिसीजन ले लिया, फ्यूचर में उसका क्या रिजल्ट होगा, दिस इज कॉल्ड द नेचर, स्टेट ऑफ नेचर और इवेंट्स which are not under the control of the decision maker. For example, consider example 1. In this example, the sale of apple in the future outcome, which is not under the control of the fruit seller. Hence, the sales of apple correspond to the state of nature. अब यहाँ पे भी हमें जिस तरह से हमने यहाँ पे कोर्स ऑफ एक्शन बनाए हैं, उसी तरह से हमें स्टेट ऑफ नेचर बनाना होता है. स्टेट ऑफ नेचर बनाने के लिए भी हम पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं कि क्या क्या हो सकता है. अब मान लीजिए ये तो हमें पता है इस क्वेश्चन में कि 48 से कभी कम नहीं गया है और 50 से कभी ज्यादा नहीं गया है. तो इसके हम आगे और पीछे तो नहीं जाएंगे, पर हो सकता है कि डिमांड, कि जब हम फ्रूट्स ले लें उसके बाद जो डिमांड बनेगी, हो सकता है 48 kg बन जाए, या 49 kg बन जाए, या 50 kg बन जाए. तो दीज आर आल्सो, इन दिस केस दीज आर आल्सो द स्टेट ऑफ नेचर. तो स्टेट ऑफ नेचर भी क्या होगी हमारे यहाँ पे, वो सेम ही रहेंगी जो कोर्स ऑफ एक्शन था, क्योंकि इनमें से ही कोई एक हैपन होगा. या तो 48 आएगा, या 49 आएगा, या 50. तो दीज आर, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर की बात हो रही है, एन लिया यहाँ पे, तो दीज आर डिनोटेड बाय N1, N2, N3. एंड अगर इसका भी स्पेस की बात करी जाएंगी तो इसको भी हम ब्रैकेट में रख के स्पेस बना सकते हैं. चलिए, अब ये तो हो गए दो कंपोनेंट, इसके 2 कंपोनेंट्स हो गए, कोर्स ऑफ एक्शन एंड स्टेट ऑफ नेचर. चलिए हम अभी पहले इसके एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद मतलब आपको क्वेश्चंस में लेके चलता हूँ कि जहाँ पे आप बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन होंगे और क्या हमारा स्टेट ऑफ नेचर होगा. चलिए, ए शॉपकीपर गेट्स द फॉलोइंग ऑफर फ्रॉम ए कंपनी. द कंपनी विल प्रोवाइड 4 TV sets for 40,000 to the shopkeeper, where the retail price of each TV is the 15,000. The shopkeeper cannot return the unsold TV set, if any, to the company. The shopkeeper has only 2 options. He can either accept the offer or reject. Assuming that unsold TV is direct loss of the shopkeeper and ये तो पे ऑफ टेबल पूछ रहा है, पर हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे,
कोर्स ऑफ एक्शन देखेंगे, क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन होंगे और स्टेट ऑफ नेचर क्या क्या होगा। तो चलिए देखिए, कोशिश करते हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन पे आते हैं पहले। तो क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन है, क्या क्या उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है जो शॉपकीपर है, कोई बताएगा? सर एक्सेप्ट कर सकता है या फिर रिजेक्ट कर सकता है। यस, तो यानी यहाँ पे कितने कोर्स ऑफ एक्शन हुए? 2 कोर्स ऑफ एक्शन हुए। फर्स्ट ये वो एक्सेप्ट कर ले, या सेकंड वाला क्या हुआ कि वो रिजेक्ट कर ले। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारे कोर्स ऑफ एक्शन A1 A2। अब आते हैं स्टेट ऑफ नेचर पे कि क्या पॉसिबिलिटी होगी कि मान लीजिए वो कर भी लेता है, खरीद लेता है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कितने का सेट उसने क्या लिया? द कंपनी विल प्रोवाइड 4 टीवी सेट्स, चारों के चारों सेट उसको मिलेंगे 40,000 के। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसने, चलिए मान लीजिए उसने एक्सेप्ट कर लिया ये, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है, तो बताएगा क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सर 5 हो सकती है। यस बताइए। सर एक तो कि कोई भी टीवी ना बिके, यस या गुड। फिर एक बिकेगा, या 2 या 3 या 4। यस, तो यहाँ पे कितने हमारे स्टेट ऑफ नेचर कितने हो जाएंगी? 5 हो जाए। 5। तो हम इसको N1 N2 N3 N4, इन्होंने यहाँ पे शायद सिंबल थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि N0 0 मतलब एक भी टीवी सेट सेल नहीं हुआ, उस रेफरेंस में ले लिया है। तो यहाँ पे 5 जो है N0 N1 N2, तो हमारी 5 जो है वो स्टेट ऑफ नेचर बनेगी। तो कभी कभी तो स्टेट ऑफ नेचर और कोर्स ऑफ एक्शन सेम हो जाती हैं, और कभी कभी वो डिफर होती है। ठीक है, इजी? किसी को कुछ प्रॉब्लम? क्लियर है इतना कंसेप्ट? यस सर। चलिए फिर आगे मूव करते हैं सेकंड एग्जांपल पे। पहले मैं 1-2 एग्जांपल ऐसे करा दूं जिससे आप इसमें परफेक्ट हो जाएं, क्योंकि आपने एग्जाम में कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ नेचर तो आपने करना ही करना है, कोई भी क्वेश्चन है दोनों यूनिट में से। यस, ये तो सेम हो जाएगा। चलिए आगे लेते हैं। जिसमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ये, दिस आर द कोर्स ऑफ एक्शन एंड दिस आर द स्टेट ऑफ नेचर, तो यहाँ पे दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी गिवन है। चलिए मैं नेक्स्ट यूनिट पे लेता हूँ, वहां पे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे टाइम 10 मिनट्स रह गए हैं। आप दोबारा जैसे ही खत्म होगा हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप फिर दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा। यस, ये 10th है, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। आपने सब काम जो फर्स्ट यूनिट में करेंगे अब यहाँ पे भी करना होगा। यस, चलिए इसमें देखते हैं। A vendor buys newspaper at the rate of ₹3 per newspaper and sells at the rate of ₹4 per newspaper. Assuming that a newspaper which is not sold on the same day goes to the scrap and pays him 50 paisa as regret value. The information for the past 200 days about the sale of newspaper is shown in this. On the basis of this information, how many newspapers sold should be bought by the vendor so that his profit is maximum. तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, एक वेंडर है जो न्यूज़पेपर लेता है ₹3 का, सेल करता है ₹4 में, और अगर बाय द वे उसका सेल नहीं हो पाता तो स्क्रैप में चला जाता है, एज यूजुअल जैसे जाता है हम लोगों के यहाँ भी। तो वेंडर के यहाँ पे तो 20 डेज का डेटा उसने दिया। तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर डिमांडेड, तो अब उसको जो देखिए जो लास्ट एक्सपीरियंस है उसको हुआ है कि जो उसके न्यूज़पेपर डिमांड हैं, डिमांडेड हुए अब तक वो 2000 हुए, 2004 हुए, 2006 हुए, 2008 हुए, ये उनकी फ्रीक्वेंसी थी। तो अब हमें क्वेश्चन है कि भाई इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी कि वो कितने भी न्यूज़पेपर उसको लेने चाहिए। यस, कोई बताएगा? सर 206 मतलब गेस कर रहा हूँ। बस एक ही ले सकता है 206। सर आई थिंक 200, 204, 206 एंड 208। यस, क्योंकि ये यहाँ कोर्स पे ऑफ एक्शन। दीज आर द कोर्स ऑफ एक्शन। यहाँ पे 201 भी या 202 भी हो सकता था, पर उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं दी हुई, यानी 201 की कभी डिमांड बनी ही नहीं है, 202 की कभी डिमांड ही नहीं बनी, 203 की कभी डिमांड नहीं बनी है, 205 की बनी हुई है।
तो जब उसकी कभी डिमांड बनी नहीं है तो वो तो नहीं लेगा उसको, तो वो तो उन्हीं को लेगा जिनकी डिमांड 200 डेज में उसको मिली है। 200 डेज में तो 200 ले सकता है वो, या 204 ले सकता है, या 206 ले सकता है, या 208 ले सकता है। तो 4 पॉसिबिलिटी उसके पास है। तो दीज आर द कोर्स ऑफ एक्शन। अगर हम यार उसकी बात करें स्टेट ऑफ नेचर कि भाई चलिए फ्यूचर में क्या होगा, उसने कोई कुछ भी इनमें से कोर्स ऑफ एक्शन में कोई भी चूज कर लिया हो, तो अब डिमांड कितनी बनेगी, तो वो भी डिमांड, क्योंकि इनके अलग तो कोई डिमांड नहीं बन रही है, तो इस केस में भी यहाँ पे क्या होगा, सेम स्टेट ऑफ नेचर भी 200, 204, 206 और 208 बन सकता है। ओके, यस, किसी को कोई डाउट? नहीं, चलिए फिर आगे लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर वापस उसी यूनिट में चलेंगे अपने वाली में। चलिए एक से ही है सब क्वेश्चन, ऐसा कुछ अलग नहीं है। इफ फ्लावर सेलर बाइज फ्लावर एट द रेट ऑफ 8 रुपी पर डजन, सेल देम एट द रेट ऑफ 15 रुपी, सेम जैसे वो था न्यूज़पेपर वाला। तो यहाँ पे डिमांड ये बनी हुई है 50, 51, 52, 53। ठीक है, तो क्या कोर्स ऑफ एक्शन होंगे यहाँ पे? 4 है यहाँ पे। 4 है, विच वन? 50, 51, 52, 53. या 50, या 50, 51, 52, 53। अब क्या स्टेट ऑफ नेचर, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 10, 40, 40, 10. ये तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 50 जो डिमांड बनी वो 10 डेज बनी 100 डेज के डेटा में। तो अब हमने पॉसिबिलिटीज भी होंगी 50, 51, 52। यस, पॉसिबिलिटी भी यही होंगी, जिनकी डिमांड आ सकती है। यस, लास्ट 100 डेटा के बेस पे भी यही हमारी क्या होंगी, पॉसिबिलिटी होंगी, यही स्टेट ऑफ नेचर होंगी। चलिए, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है। तो वापस चलते हैं अपने यूनिट नंबर 9 में। चलिए अब थर्ड कंपोनेंट पे आते हैं, या अभी कुछ और भी है? यस, स्टेट ऑफ नेचर हो गया। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा अंडर कंट्रोल है, 2 मार्क्स में जो 2 मार्क्स से ट्रू फॉल्स आते हैं, वहां भी ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा अंडर कंट्रोल में होता है। यस, अब आता है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी और डिसीजन मेकिंग अंडर द रिस्क। देखिए टू टाइप की सिचुएशन हमारे पास होती है। सिचुएशन 1 क्या है, डेटा आर नॉट अवेलेबल टू, हम जब डिसीजन लेंगे तो वी यूज द प्रोबेबिलिटी। तो 2 सिचुएशन हमारे पास होती है कि हमारे पास कोई भी पास डेटा नहीं होता। जैसे मैंने अभी 9th यूनिट का एक क्वेश्चन लिया था, तो वहां पे कोई पास डेटा नहीं था कि टीवी, उसने 4 टीवी का सेट का ऑफर मिला, तो वहां पे कोई ऐसी स्कीम पहले नहीं आई थी, तो उसके बाद पहला डेटा इस तरह का अवेलेबल नहीं था। तो दीज अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो वो चलाता है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। ओके, अगर डेटा अवेलेबल है, जैसे हमने लास्ट अभी यूनिट नंबर 10 के क्वेश्चन किए थे कि वहां पे दिया हुआ था कि भाई 200 डेज में ये वाली डिमांड तो इतने डेज बनी, ये वाली डिमांड इतने डेज बनी, ये वाली डिमांड इतने डेज बनी, तो वहां पे डेटा अवेलेबल था। तो इस तरह की सिचुएशन को डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। ओके, तो 2 कैटेगरीज हम करेंगे, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, जब हमारे पास डेटा नहीं होगा पास डेटा, और दूसरा लेंगे हम डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, जब हमारे पास पास डेटा होगा, तो हम उस टाइम पे उस सिचुएशन में हम किस तरह से डिसीजन लेंगे। तो 9 यूनिट तो डिवोटेड है टू टेक द डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी कि हमारे पास पास डेटा नहीं है, और 10th यूनिट हमारे पास डिवोटेड है इसके लिए अंडर रिस्क, यानी हमारे पास कुछ डेटा है जिसके बेस पे हम अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। चलिए अब आता है थर्ड कंसेप्ट आता है पे ऑफ वैल्यू एंड पे ऑफ मैट्रिक्स। द पॉसिबल, सर एक डाउट है। हाँ जी, सर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेन, अगर हमें कोई फैक्टर्स ही नहीं पता तो हम किस बेस पे डिसीजन लेते हैं? उसमें पैरामीटर्स नहीं पता ना हमें कुछ भी। हाँ हाँ, नहीं पता है तो देखिए वहां पे डिसीजन हम यहाँ पे, आप अभी जस्ट अभी आगे आप आएंगे तो आप पढ़ेंगे
अंडर ऑप्टिमिस्टिक, ये कोई बंदा तो देखता है खाली प्रॉफिट देखता है कि भाई प्रॉफिट किस में सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो वो डिसीजन ले लेता है। या कुछ पेसिमिस्टिक आता है ना, रिग्रेट है, तो फाइव मेथड्स हैं। तो अगर डेटा हमारे पास यानी अनसर्टेनिटी वाला है तो 5 मेथड्स वहां पे दिए हैं कि आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी से सेम आंसर आए, ठीक है, पर एग्जाम में वो मेंशन करेगा कि आप इससे करिए, तो आप उससे कर दीजिएगा। चलिए, तो आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, पे ऑफ ठीक है, वैल्यू ओके सर, थैंक यू। और पे ऑफ मैट्रिक्स। पॉसिबल outcomes from the combination of each of action and each state of nature represented in numerical form are termed as payoff values। मतलब कि भाई जो अब आपने कोई डिसीजन ले लिया और फ्यूचर में कोई इवेंट हुई तो आपको उसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द पे ऑफ वैल्यूज। और अगर हम इसको सभी जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसको कहेंगे हम, उसको अगर टेबल बना दें तो इट इज कॉल्ड द पे ऑफ टेबल और पे ऑफ मैट्रिक्स। पे ऑफ वैल्यूज आर आल्सो नोन एज द कंडीशनल प्रॉफिट्स इफ दे प्रेजेंट प्रॉफिट एंड कंडीशनल लॉस इफ दे रिप्रेजेंट द लॉसेस। जनरली तो क्वेश्चंस आपके प्रॉफिट वाले ही हैं, कभी कभी लॉस वाले भी होते हैं, तो वहां पे जितने भी रूल्स होंगे वो सब आगे आप रूल्स पढ़ेंगे वो सब चेंज हो जाएंगे, है ना, अपोजिट हो जाएंगे दूसरे के। चलिए, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। जैसे अभी एग्जांपल नंबर 1 है तो समझ में आ गया ना, पे ऑफ वैल्यू। पे ऑफ वैल्यू मतलब फाइनल क्या होगा कि उसको कितना प्रॉफिट होगा अगर कोई कोर्स ऑफ एक्शन होगा और कोई स्टेट ऑफ नेचर होगी जो भी ग्रुप बनेंगे। तो जैसे चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे। जैसे आपका कोर्स ऑफ एक्शन हुआ A1 और A2, सिंपल ले लेते हैं। A1 A2 तो आपका कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, और हम हमेशा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ऊपर लिखते हैं हम कॉलम्स में, और जो स्टेट ऑफ नेचर है वो हमेशा हम लिखेंगे रोज में, ठीक है। मान लेते हैं स्टेट ऑफ नेचर हमारे पास 3, तो एक ग्रुप तो इसका बना A1 N1, ठीक है। और ऐसे जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उन सब के लिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं कि भाई अगर ये कोर्स ऑफ एक्शन हम चूज करें और ये स्टेट ऑफ नेचर हो जाएगी तो भाई कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा। इस तरह सभी कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू बन के आई दीज आर कॉल्ड द पे ऑफ वैल्यू। और इस पूरे को जो बनाया हमने पूरी स्ट्रक्चर, इस पूरी स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम पे ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ये भी आपने कभी कभी तो एग्जाम मतलब क्वेश्चंस में गिवन होता है, अदरवाइज आपको ये बनाना होगा। चलिए बनाते कैसे हैं, सिंपल है।